नमस्कार दोस्तों, मैं आरवी चौहान स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल देसी अकेडमी फॉर सिविल सर्विस में। पिछले वीडियो में हम गंगा नदी तंत्र पढ़ रहे थे और गंगा नदी तंत्र में हमने आपको गंगा नदी की उत्पत्ति के बारे में बताया था। आज के इस वीडियो में हम आपको गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में बताएंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम पढ़ेंगे गंगा और उसकी सहायक नदियों के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि गंगा नदी की उत्पत्ति जो हमने पिछले वीडियो में बताया था, कहना कि गंगा नदी कोई एक नदी ना होकर कई नदियों का एक समूह टाइप कह सकते हैं, या कई नदियों के मिलने से गंगा नदी की उत्पत्ति हुई है। मोटे मोटे तौर पर जाने की सतोपथ जो ग्लेशियर है वहां से एक नदी निकलती है विष्णु गंगा, और कामित ग्लेशियर से एक नदी निकलती है धौली गंगा। इन दोनों की संयुक्त जलधारा जब विष्णु प्रयाग में मिलती है तो वहां अलकनंदा नदी की उत्पत्ति होती है। जब अलकनंदा नदी में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली भागीरथ नदी जाकर देवप्रयाग में मिलती है तो उससे आगे जाने पर ही गंगा नदी की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ तक हमने बताया था कि गंगा नदी की उत्पत्ति होती है। जब गंगा नदी देवप्रयाग से आगे चलती है तो मैदानी भागों में प्रवेश करती है। तो यह सवाल पूछा गया है कि गंगा नदी पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़कर किस जगह पर मैदानी भागों में प्रवेश करती है, तो वह है हरिद्वार है। यानी ये देखेंगे पूरा का पूरा हिस्सा जो है ये हिमालयन रीजन है और उसके बाद ये प्लेन रीजन आता है, यानी मैदानी क्षेत्र आता है। तो सवाल जो था वो उसका आंसर है कहने कि गंगा नदी जो है वह हरिद्वार में पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़कर मैदानी भागों में प्रवेश करती है। हरिद्वार से बहते हुए गंगा नदी बिजनौर जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उसके बाद यहाँ से आगे गंगा नदी है। अब हम गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में पढ़ते हैं। गंगा नदी की सहायक नदियों को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो लेफ्ट हैंड साइड यानी बाईं ओर से गंगा में मिलने वाली सहायक नदियां, एक राइट हैंड साइड यानी दाईं ओर से गंगा में मिलने वाली नदियां। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड यानी दाईं ओर से गंगा में मिलने वाली नदियों के बारे में पढ़ते हैं। दाईं ओर से गंगा में मिलने वाली सबसे पहली नदी जो है वह है यमुना नदी है। यमुना नदी की उत्पत्ति यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदरपुर चोटी से होती है और यह गंगा के समानांतर बहते हुए प्रयागराज में जाकर गंगा में मिल जाती है। प्रयागराज जिसका पुराना नाम कुछ साल पहले तक इसका नाम इलाहाबाद था, वहां जाकर मिल जाती है। यमुना नदी जो है यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा नदी की यह सबसे बड़ी सहायक नदी है और गंगा नदी की यानी राइट हैंड साइड से मिलने वाली सभी नदियों में यमुना नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो हिमालयन रीजन से निकलती है। तो यह हो गई यमुना, इसकी राइट हैंड साइड से सबसे पहली क्या कहते हैं इसकी ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी। यमुना नदी के अलावा आप कुछ और नदियां देखेंगे, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ये नदियां भी क्या कहते हैं गंगा की सहायक नदियां हैं, लेकिन ये गंगा में अपना जल डायरेक्टली नहीं मिलाती हैं, बल्कि यमुना के जल में मिलकर ही अपना जल गंगा नदी में मिलाती है। तो एक एक नदी के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम चंबल नदी के बारे में। चंबल नदी की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित जनापाव पहाड़ी से होती है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित जनापाव पहाड़ी से होती है और यह उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए इटावा में जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। वहीं दूसरी नदी है सिंध नदी की उत्पत्ति मालवा के पठार से होती है और यह भी उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए जालौन के निकट यमुना में मिल जाती है। तीसरी नदी है बेतवा नदी जो है वह भोपाल से निकलती है और हमीरपुर के निकट जाकर किसमें यमुना में मिल जाती है। चौथी नदी है केन नदी की उत्पत्ति कैमूर की पहाड़ियों से होती है और यह उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए बांदा जिले के निकट यमुना में मिल जाती है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि चंबल, सिंध, बेतवा और केन ये चार नदियां जो हैं वह यमुना की सहायक नदी है और यमुना किसकी खुद सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदियां हैं। उसके बाद आप एक और नदी देखेंगे यहाँ पर सोन नदी की उत्पत्ति जो है वह अमरकंटक से होती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से होती है और यह नदी भी उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए पटना के निकट जाकर किसमें गंगा में मिल जाती है। ये तो हो गया हमारा राइट हैंड साइड की तरफ से मिलने वाली गंगा की सहायक नदियां। अब हम लेफ्ट हैंड साइड से गंगा की सहायक नदियों के बारे में पढ़ते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से सबसे पहली जो सहायक नदी आती है वह आती है रामगंगा की उत्पत्ति उत्तराखंड से होती है। और यह दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए रामगंगा कन्नौज के निकट जाकर किसमें गंगा में मिल जाती है। रामगंगा नदी जो है वह
लेफ्ट हैंड साइड से गंगा में मिलने वाली पहली नदी है। लेफ्ट हैंड साइड से गंगा में मिलने वाली पहली नदी है। उसमें ये सबसे पहले ये यूके से निकलती है, यानी उत्तराखंड से निकलने वाली नदी है। उसके अलावा जो है एक नदी उत्तर प्रदेश से निकलती है जो है गोमती नदी, और 3 नदियाँ, एक घाघरा हो जाएगा, एक गंडक हो जाएगा और एक कोसी नदी है। 3 नदियाँ नेपाल से निकलती हैं। और सबसे अंतिम नदी जो है महानंदा, यह कहाँ से, बंगाल की दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। तो अगली नदी के बारे में पढ़ते हैं, वह है गोमती नदी। गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित फुलहर झील से, फुलहर झील के बारे में हमने आपको उत्तर प्रदेश की झीलों वाले वीडियो में बताया था, तो वहां जाके पढ़ लीजिएगा कि फुलहर झील से निकलती है। फुलहर झील से निकलती है। गोमती नदी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित फुलहर झील से होती है और यह दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए गाजीपुर के निकट जाकर गंगा में मिल जाती है। गोमती नदी के किनारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित है। सवाल पूछा गया है कहना कि लखनऊ जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ जो है वह गोमती नदी के किनारे स्थित है। अगली नदी आती है घाघरा नदी आती है। घाघरा नदी भी कोई एक नदी नहीं है, बल्कि यह भी 2 नदियों का संयुक्त जलधारा को कहा जाता है। 2 नदियों की संयुक्त जलधारा कौन सी है, काली और कर्णाली। ये दोनों नदियां नेपाल से निकलती हैं। जब ये दोनों नदियां भारत में प्रवेश करती हैं तो काली नदी को भारत में शारदा नदी के नाम से और कर्णाली नदी को घाघरा नदी के नाम से जाना जाता है। काली नदी को शारदा नदी के नाम से, जब काली और कर्णाली नदियां भारत में प्रवेश करती हैं तो काली नदी को शारदा नदी के नाम से और कर्णाली को घाघरा नदी के नाम से जाना जाता है। और इन दोनों की संयुक्त जलधारा को, ये दोनों यहाँ मिल रही है, संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है, घाघरा नदी के नाम से जाना जाता है। और यही घाघरा नदी किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है। अब हम पढ़ते हैं गंडक नदी के बारे में। गंडक नदी नेपाल से निकलती है और यह गंगा के सहायक नदी है। नेपाल से निकलती है और यह गंगा की सहायक नदी है। गंडक नदी को नेपाल में सालिग्राम या नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। यह सवाल पूछा गया है कि गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, सालिग्राम या नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। नेपाल से एक अन्य नदी निकलती है, कोसी नदी निकलती है, जो कि क्या कहते हैं, गंगा की एक अन्य सहायक नदी है। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। गंगा नदी की उल्ट जैसे लेफ्ट हैंड साइड से सबसे अंतिम नदी जो है मिलने वाली, गंगा की जो सबसे अंतिम सहायक नदी है वह है महानंदा। आप 2 तरीके से देख सकते हैं कि ना, लेफ्ट हैंड साइड से मिलने वाली ये सबसे अंतिम सहायक नदी महानंदा है, वहीं साथ ही साथ यह पूर्व की ओर से मिलने वाली ये सबसे अंतिम नदी है, महानंदा नदी है। महानंदा की उत्पत्ति दार्जिलिंग की पहाड़ियों से होती है। दार्जिलिंग की पहाड़ियों से होती है और ये फरक्का के पास गंगा नदी में जाकर मिल जाती है और यहीं पर फरक्का नदी पर फरक्का बैराज बनाया गया है। इससे आगे जाने पर गंगा नदी, ये देखो गंगा नदी है, ये गंगा नदी 2 भागों में विभाजित हो जाती है। एक दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए हुगली नाम से चली जाती है, दूसरी बांग्लादेश में प्रवाहित होने लगती है। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। हुगली नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है और हुगली नदी के किनारे पर ही कौन से शहर स्थापित है, हुगली नदी के किनारे पर ही कलकत्ता, बंगाल की राजधानी कलकत्ता बसी हुई है। एक और नदी है जो हुगली नदी में आकर मिल रही है, वो उसका नाम है दामोदर नदी है। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार के बीचों की भ्रंश घाटी में से बहते हुए इसमें आकर हुगली नदी में मिल जाती है। और दामोदर नदी को क्या बोलते हैं, बंगाल का शोक बोलते हैं। जहां कोसी नदी को बिहार का शोक बोलते हैं, वही दामोदर नदी को किसका, बंगाल का शोक कहा जाता है। अब हम वापस पद्मा पे आते हैं। पद्मा यानी गंगा नदी का वह हिस्सा जो क्या कहते बांग्लादेश में प्रवेश करता है, वहां से बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद से गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। जब इसमें एक अन्य नदी ब्रह्मपुत्र नदी को, जैसे गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है, वहीं ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है, जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। तो जब पद्मा नदी में जमुना नदी आकर मिलती है, तो ये दोनों ही सवाल हैं कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, पद्मा नाम। अब हम गंगा नदी से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ते हैं।
सबसे पहले गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। और उसके अलावा यह सब भारत की न केवल सबसे लंबी नदी है, बल्कि जल प्रवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम के हिसाब से भी भारत की सबसे बड़ी नदी है। गंगा नदी जो है वह कुल 2 देशों से होकर गुजरती है। वे 2 देश हैं, भारत एवं बांग्लादेश। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है। तीसरा पॉइंट है कि गंगा नदी जो है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वह 5 राज्य उत्तर से अगर पूर्व की ओर जाएं तो पश्चिम से पूर्व की ओर जाएं तो देखें उत्तर में उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर झारखंड और फिर बंगाल आता है। उसके अलावा गंगा नदी एक स्वतः स्वच्छ नदी है, यानी सेल्फ प्योरीफाइंग रिवर है। सेल्फ प्योरीफाइंग रिवर है, इसका मतलब क्या होता है? ये अपने पानी को स्वयं साफ कर लेती है। कैसे करती है? इसमें एक बैक्टीरियोफेज नाम का वायरस होता है। इसके पानी में एक बैक्टीरियोफेज नाम का एक वायरस होता है जो क्या कहते हैं, गंगा नदी के जल में जो हानिकारक बैक्टीरिया या जीवाणु पैदा होते हैं उनको खत्म कर देता है। इसीलिए जब हम गंगा जल अपने घरों में रखते हैं तो वह कई सालों तक खराब नहीं होता है। किसका कारण क्या है? बैक्टीरियोफेज वायरस। उसके अलावा वर्ष 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया था। ये सवाल पूछा गया है कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? तो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब? 2008 में घोषित किया गया था। उसके अलावा गंगा नदी में एक डॉल्फिन पाई जाती है जिसे कहते हैं गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन कहते हैं। गंगा डॉल्फिन को क्या? गंगा डॉल्फिन को एक राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। तो सवाल पूछा गया है, कहना कि किसको है ना राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया? तो वह है गंगा डॉल्फिन है। तो इस तरीके से आज की वीडियो के बाद आज के वीडियो से हमारा गंगा नदी तंत्र पूरी तरीके से समाप्त होता है। और अगला जो टॉपिक होगा हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र होगा, क्योंकि हिमालय नदी तंत्र में हमने 3 तंत्र बहुत इंपॉर्टेंट बताए थे, वो सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसमें सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र को हमने पूरी तरह से कवर कर लिया। अब ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र रह जाता है, तो उसको आने वाली वीडियोज में कवर करेंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।